अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सबको मेरी? ओके, गुड। सो मेरा नाम डॉक्टर अनीला हुसैन है। आई एम अ कंसल्टेंट इन इन्फेक्शियस डिजीजेस इन द इंडस हॉस्पिटल, एंड आई आल्सो हेड द एचआईवी क्लिनिक। आप इसको थोड़ा इस सेशन में बेसिकली हम तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। सो इनिशियली वी विल टॉक अबाउट इंटरप्रेटिंग सीबीसी। सीबीसी रिपोर्ट जो ब्लड टेस्ट हम कराते हैं उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, बहुत आसान लफ्जों में और बहुत बेसिक्स इसके डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कर दीजिएगा, डिस्कस इट, ताकि साइड से लर्निंग प्रोसेस चले। और दूसरा और तीसरा जो हमारा एक सेशन हमारा हैजर्ड्स के ऊपर है, हैजर्ड्स इन द वर्क प्लेस, एंड ऑब्वियसली नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए द वर्क प्लेस is a hospital के hazards की बात करेंगे। And then lastly we are going to talk about communicable diseases। communicable को करना है या notify कैसे करना है, very basic and very brief। तो let us start। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। So let's start with interpreting CBC। Second, so एक सेकेंड, ये प्रेजेंटेशन स्टक हो गई है। Okay, so my question is, why do we do a CBC? अब ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट हु गेट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, हर मरीज के ऊपर एक सीबीसी हो रहा होता है। सो सीबीसी का फायदा क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? एनी आंसर्स? शाबाश। एचबी चेक करना, वेरी गुड। इन्फेक्शन चेक करना, डब्ल्यूबीसी काउंट, वेरी गुड, राइट राइट। सो आप लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। एंड सो यस, सीबीसी बहुत बेसिक सा टेस्ट है दैट कैन एक्चुअली टेल यू कि एचबी कितना चल रहा है, अनीमिक तो नहीं है पेशेंट, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट की बॉडी में। और इसके अलावा एक चीज आप लोग भूल गए, प्लेटलेट काउंट चेक करना। ये बाज इन्फेक्शन में प्लेटलेट हो जाता है, मसलन डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी हो सकते हैं जिसमें प्लेटलेट ड्रॉप होता है। तो ये सब देखने में सीबीसी हमारी मदद करता है। यस, आप सुमेरा ने कहा है platelet also, yes। So why do we do a CBC? So we all know why we do a CBC, right? और प्रेजेंटेशन बार बार स्टक हो रही है, या सो हम क्यों करते हैं सीबीसी? आपने बिल्कुल सही कहा, एचबी चेक करने के लिए। अब एचबी दोनों, एचबी जिसको एनीमिया कहते हैं, बहुत अभी हम देखेंगे कि रेंज क्या होती है, जिसपे हम कहते हैं कि जी ये बहुत हाई एचबी हो गया, उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, राइट? एंड वी शुड नो अबाउट दिस। इन्फेक्शन को चेक करते हैं, जाहिर है उसमें डब्ल्यूबीसी या बहुत ज्यादा हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे। बहुत कम जब हो जाते हैं डब्ल्यूबीसी, उसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर बहुत सारी और चीजें, ल्यूकीमिया विच इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, उसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है। फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि प्लेटलेट का बहुत कम हो जाना, राइट? उसमें ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी। या प्लेटलेट का बहुत ज्यादा हो जाना, जिसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का जो वर्ड है या पीनिया का जो वर्ड है वो सेल काउंट कम होने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड साइटोसिस का जो वर्ड है वो सेल काउंट ज्यादा होने के लिए इस्तेमाल होता है। सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। सिर्फ जो आपका एचबी होता है उसमें अनीमिया का वर्ड यूज होता है ड्रॉप इन एचबी के लिए, और पॉलीसाइथीमिया का वर्ड यूज होता है अगर एचबी बहुत ज्यादा होता है, राइट? सो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग एट अ सीबीसी रिपोर्ट ऑफ अ पेशेंट। चलें आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ सीबीसी? जाहिर है वही सारी चीजें जो हम देखना चाह रहे हैं। सो एचबी भी इंक्लूडेड है,
TLC इंक्लूडेड होता है और प्लेटलेट काउंट इंक्लूडेड होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें इंक्लूडेड होती हैं। क्या आप लोग को मालूम है? सीबीसी रिपोर्ट जरा से याद कीजिए, किसी पेशेंट की देखी हो, और क्या चीजें होती हैं? MCV, शाबाश, यस। और क्या होता है? MCH, वेरी गुड। हेमाटोक्रेट, वेरी गुड। सो वी नो कि बिल्कुल बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, सो वी नो कि ये सारी चीजें एक सीबीसी रिपोर्ट के अंदर आपको दिखेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्टक हो गई है फिर। चल, ओके। सो तो ये सारी चीजें, अच्छा अब जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ताकि आपको याद रहे, जो आरबीसी से या रेड ब्लड सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसको मैंने रेड से यहाँ पे टैग किया हुआ है इस वाली स्लाइड में, ठीक है। सो जो हमारे आरबीसी या रेड ब्लड सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, दैट्स इन द रेड। और वो सारी चीजें hemoglobin, RBC count, hematocrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, CBC reports, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके रेड ब्लड सेल की है। और जैसा कि हमें मालूम है पहले से ही कि रेड ब्लड सेल बेसिकली टेल्स अस कि हमारा कितने हैं, राइट। व्हाइट ब्लड सेल्स बेसिकली वो होते हैं जो हमारे इन्फेक्शन और ये प्रोटेक्टिव या पुलिसमैन ऑफ द बॉडी होते हैं। और प्लेटलेट्स वो होते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल से थोड़े कम साइज के होते हैं, और वो हमारी क्लॉटिंग मैकेनिज्म को और ब्लीडिंग को रोकने को वगैरह वगैरह उन चीजों में काम आते हैं, राइट। सो अगर हम रेड ब्लड सेल के डायनामिक्स की बात करें तो ये तकरीबन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, 8 डायनामिक्स हैं जो आपको आपके पेशेंट के या आपके अपने रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताएंगे। जिसमें सबसे पहली चीज सबने बोला था कि सीबीसी में हेमोग्लोबिन है। सो हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या होता है? इट्स द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन द ब्लड सैंपल। हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसका मेन मकसद क्या होता है, या हेमोग्लोबिन का मेन मकसद क्या होता है, या हम परेशान क्यों होते हैं जब पेशेंट का हेमोग्लोबिन कम हो रहा होता है? भाई उसका हेमोग्लोबिन 3 है, उसका हेमोग्लोबिन 5 है, नहीं नहीं इसको ट्रांसफ्यूज करो, इसको वेनाफर दो, वगैरह वगैरह। रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी के एक एक टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे होते हैं। तो लंग्स का सांस लेने का कोई फायदा ही नहीं है अगर रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन कम है या कोई एनीमिक है। तो इस चीज को एक तो आप अंडरस्टैंड करें, और जब तक हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं चीजें हमें याद नहीं होती हैं, तो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो हेमोग्लोबिन इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन द ब्लड सैंपल। तो हेमोग्लोबिन ऑप्टिमम होना चाहिए, तो हमारी बॉडी के या हमारे पेशेंट की बॉडी के टिश्यूज ऑप्टिमली फंक्शन करेंगे, सही से फंक्शन करेंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने की। हीमोग्लोबिन की भी रेंजेस हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं कि क्या रेंजेस है। अच्छा, फिर एक चीज होती है आरबीसी काउंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो ब्लड सैंपल दिया गया है उसमें रेड ब्लड सेल का कितना काउंट है। अब इसकी भी एक नॉर्मल रेंज है। अब जाहिर या कोई भी शख्स जो सीबीसी करा रहा है तो वो वाली चीज भी एक आपने उससे चेक कर ली, उसकी भी रेंजेस है, उसकी रेंजेस भी याद होनी चाहिए। और रेंजेस हमेशा मेल एंड फीमेल की डिफरेंट होती है, तो वो उस हिसाब से आपको याद होनी चाहिए। हेमाटोक्रिट का यह है परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम दैट कंसिस्ट ऑफ आरबीसीज। तो हेमाटोक्रिट बेसिकली हम ज्यादातर किस इन्फेक्शन में चेक कर रहे होते हैं कि नहीं इसका हेमाटोक्रिट चेक करना है। हेमोग्लोबिन ठीक है, आरबीसी काउंट ठीक है, लेकिन हेमाटोक्रिट चेक करना है। तो ये कौन सी डिजीज होती है, कोई बताएगा मुझे? यस, ताहिरा ने जवाब दिया, यस, डेंगी। सो डेंगी में हम हेमाटोक्रिट चेक कर रहे होते हैं क्योंकि परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम कंसिस्टिंग ऑफ आरबीसीज हमें क्या बताता है कि कितना उस टोटल वॉल्यूम से सीरम खत्म हो गया है। और तो जाहिर है आरबीसी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएंगे। इसको इस तरह से समझिए कि एक तो नॉर्मल हेमाटोक्रिट होता है एक शख्स का, लेट्स से फॉर इंस्टेंस 40% है, या इन अ मेल, एंड लेट्स से फॉर इंस्टेंस 37% है इन अ वुमन। अगर वो ज्यादा होने लग जाता है, वो हमें ये बताता है कि स्लाइड पे आरबीसी ज्यादा हो रही हैं, कि सीरम कम हो रहा है। तो सीरम यूजुअली अगर कम होने लग जाता है डेंगी में, जैसे कैपिलरी लीक सिंड्रोम होता है डेंगी में, तो ये हेमो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, जो खुशी की बात इस डेंगी के सिनारियों में तो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है।
और वैसे अगर आप देखिए नॉर्मल रेंज से जरा भी सेल कम हो या ज्यादा हो, या हेमाटोक्रिट कम हो या ज्यादा हो, तो वो किसी और बीमारी की तरफ निशानदेही करता है। हेमाटोक्रिट ज्यादा होना, हद से ज्यादा होना खुशी की बात नहीं होती। सिमिलरली हीमोग्लोबिन की भी यही बात है, आरबीसी की भी यही बात है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के आपका जो करेक्ट वैल्यू है उसी वैल्यू में चलना है, उसी वैल्यू में ब्लड सेल को रखना होता है। ओके, तो ऑल राइट, सो अभी हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हम थोड़ा सा हेमाटोक्रिट तक आ गए। आई होप आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब एमसीवी पे हम पहुंचते हैं। एमसीवी सबने बोला था कि सीबीसी में एमसीवी भी होता है। एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। सिमिलरली एमसीएच, एमसीएचसी, ये सारे कॉर्पस्कुलर से मुराद है सेल, राइट। सो सेल से रिलेशनशिप है इनकी। एक आरबीसी में कितना उसका एवरेज साइज है, एक आरबीसी में कितना अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन है, एक आरबीसी में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन है। सो ये एक डिफरेंस आ जाता है। एमसीवी साइज ऑफ आरबीसी बताता है, बिकॉज देयर आर सम कंडीशंस जिसमें साइज ऑफ आरबीसी बहुत छोटा छोटा हो जाता है, लाइक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, like thalassemia, and then there are some situations जिसमें size of one RBC, एक red blood cell का size बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे B12 deficiency है, जैसे folate deficiency है, बाजू का thyroid diseases है, so उसमें size बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो size भी हमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बता रहे होते हैं। एंड इसी तरह मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली आपको अनीमिया के बारे में बता रहे होते हैं कि एक रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन कितना है, अमाउंट कितनी है या कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो वो आपको अनीमिया को कैटेगराइज करने में मदद देते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ हेमोग्लोबिन देख के नहीं कहा जाता कि अनीमिया है किसी को या किसी को पॉलीसाइथीमिया है, बल्कि यू हैव टू लुक एट अदर थिंग्स। यू हैव टू लुक एट द आरबीसी काउंट, हेमाटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। और आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर आर प्रैक्टिसिंग नर्सेस और प्रैक्टिसिंग स्टाफ या आईसीएन। जब भी अब से, अगर आप पहले ऐसे नहीं करते थे, जब भी किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखेंगे तो ये सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए आरडीडब्ल्यू के ऊपर, दैट इज योर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। आसान लफ्जों में साइजेस मुख्तलिफ हो सकते हैं सेल्स के, जरूरी तो नहीं कि सारे आरबीसीज एक ही साइज के हों। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में सारे आरबीसीज एक ही साइज के होते हैं, सारे रेड ब्लड सेल एक ही साइज के होते हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको एनीमिया रह चुका है, अब आयरन सप्लीमेंट्स पे है, तो जाहिर है जब उसके नए रेड ब्लड सेल्स बनने लगेंगे और नया हीमोग्लोबिन बन रहा होगा, तो कुछ छोटे साइज के होंगे, कुछ बड़े साइज के होंगे। या किसी को नया नया ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगा है, ठीक है, और अभी कुछ 2 दिन हुए या 3 दिन हुए हैं उसने ब्लड ट्रांसफ्यूज कराया, जाहिर है उसका भी जो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है उसमें वेरिएशन होगी। कोई छोटे सेल होंगे, कोई बड़े सेल होंगे, तो उससे आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि शायद किसी ब्लड क्या कहते हैं उसको, सप्लीमेंट्स पे है, आयरन सप्लीमेंट्स पे है, या फोलेट सप्लीमेंट्स पे है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, या विनोफर मिला है पेशेंट को, ठीक है, तो एक आइडिया हो जाता है। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये रेंजेस में अभी आपको आगे बताऊंगी, यू हैव टू मेमोराइज दीज रेंजेस। और बाज लैब्स में लिखी हुई भी होती है साइड पे, लेकिन एक आपको खुद रफ आइडिया भी होना चाहिए। अच्छा, अब लास्ट जो इसका पैरामीटर है आरबीसी का, दैट इज योर रेटिक काउंट। सो रेटिक काउंट बेसिकली क्या होता है, लेट मी जस्ट चेक इफ देयर इज अ क्वेश्चन। ओके, सो रेटिक काउंट बेसिकली क्या होता है? रेटिक काउंट आपको ये बताता है कि आपकी बोन मैरो कितने जल्दी आरबीसीज बना रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक नॉर्मल रेंज होती है, जैसे फॉर इंस्टेंस रेटिक काउंट की अराउंड आप समझ लें 0.5 to 2% होती है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा बन रही है तो वो कुछ और चीज, किसी और बीमारी की तरफ निशानदेही करेगी, शायद ब्लड लॉस हो रहा है तभी बोन मैरो को जल्दी बनाना पड़ रहा है। रेटिक काउंट, अच्छा, रेटिकुलोसाइट्स होते क्या हैं? रेटिकुलोसाइट्स जो हैं वो बेसिकली बेबी सेल्स होते हैं, बेबी सेल्स। सो बेबी सेल्स यानी कि आरबीसी जो नए फ्रेश निकल के आ रहे होते हैं बोन मैरो में से, ठीक है, उसको रेटिक काउंट कहते हैं या रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर अगर रेटिक काउंट बहुत कम है, जाहिर है इसका मतलब है कि बोन मैरो जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रही। जैसे आम लफ्जों में ऐसे ही राउंड में डिस्कस हो रहा होता है कि जी इसकी तो बोन मैरो जो है वो बैठ गई है,
या बोन मैरो फंक्शन नहीं कर रही है, वो कैसे पता चलता है? वो रेटे काउंट चेक करने से पता चलता है। ठीक है, अच्छा अभी सब क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं या अभी इसमें से कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ लीजिए। ठीक है, ऑलराइट, चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं। सही है, सो ये आई होप कि आप लोगों को सही से समझ आ गई, बिकॉज अगर आपको चीज समझ नहीं आती तो आपको चीज याद नहीं रहती। सो चलें, सही है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब ये मैंने रेंजेस यहाँ से देना शुरू कर दिए हैं। आरबीसीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करना हमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसकी मैंने रेंजेस अभी नहीं दी। तो अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यूबीसी काउंट, और बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि भाई लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, इथनोफिल्स ये सब अभी सीबीसी में पता चलते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इथनोफिल्स ये हैं क्या चीज? तो हमारे डब्ल्यूबीसीज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। जो हमारे पुलिसमैन ऑफ द बॉडी हैं, वाइट ब्लड सेल, ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इसमें न्यूट्रोफिल एक अलहदा किस्म है, लिम्फोसाइट एक अलहदा किस्म है, मोनोसाइट अलहदा है, बेसोफिल अलहदा है, इज़नोफिल अलहदा है। तो ये 5 किस्में हो गई इनकी ना, 5 इकसाम हो गई। एंड सबकी शक्ल माइक्रोस्कोप के नीचे डिफरेंट है, राइट? और सबके काम डिफरेंट है। न्यूट्रोफिल किसी और इन्फेक्शन में बढ़ेगा, लिम्फोसाइट किसी और इन्फेक्शन में बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मैंने कहा, ये बढ़ना भी नुकसानदेह, घटना भी नुकसानदेह, यानी कि बढ़ना भी किसी चीज की तरफ निशानदेही करता है, घटना भी किसी चीज की तरफ निशानदेही करता है। मोनोसाइट किसी और इन्फेक्शन में, बेसोफिल किसी और में, और इज़नोफिल्स किसी और इन्फेक्शन में। अच्छा, अभी किसी को याद आ रहा है इन सेल्स में से कोई भी चीज याद हो कि कौन सा सेल किस बीमारी में बढ़ता है? इन 5 में से कोई ऐसा याद आ रहा है किसी को? यस, जी, किसी ने लिखा है ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, वेरी गुड, यस। तो कुछ याद आ रहा है न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट इनमें से कि कौन सा किस इन्फेक्शन में बढ़ता है या घटता है? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। यूसुफ साहब ने कहा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, न्यूट्रोफिल, यस, बिल्कुल सही। और कुछ याद आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। सो मतलब आप लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, सो अब आप रेंजेस देख लें। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी की रेंज होती है 4500 टू 11000, लेकिन लाइक आई सेड बिफोर, बाकी रिपोर्ट, हर रिपोर्ट में एक रेंज दी होती है, उसको भी चेक करना होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये माइक्रो लीटर्स नहीं दे रहे होते, ये पर लीटर करके दे रहे होते हैं, तो वैल्यूज रेंज करती हैं। ठीक है, तो यूनिट चेक करना है आपने, मैंने इस वक्त आपको माइक्रो लीटर्स बताया हुआ है। सो 4500 टू 11000, दिस इज योर नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट। इससे कम होगा तो कोई और मसला है, इससे ज्यादा होगा तो कोई और मसला, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, न्यूट्रोफिल्स 50 टू 80% याद रखिए कि 50 से 80% नॉर्मल है हमारी बॉडी में। बढ़ जाए तो जैसे कि यूसुफ साहब ने अभी कहा कि ये बढ़ जाए तो ये इन्फेक्शन की निशानदेही करते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब आप लिम्फोसाइट को देखें, 14 से 44, सो 14 से 44% या 10 से 40 याद कर लीजिए आप। इस तरह याद रखना ज्यादा आसान है, 10 से 40%। मोनोसाइट्स 2 से 6%, सो 2 टू 6%। बेसोफिल 0 भी हो सकते हैं, तो परेशानी की बात नहीं है अगर किसी के बेसोफिल 0 आ रहे हैं, क्योंकि बेसोफिल स्पेशलाइज्ड किस्म के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो अपनी स्पेशल कंडीशंस में ब्लड में आपको दिखेंगे, वरना नहीं दिखते। तो 0 या 1%, और इज़नोफिल 1 टू 5%। ठीक है, सो ये वैल्यूज, ये रेंजेस अपने जहन में रखिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखिए, platelet count 140 to 400 into 10 raised to the power 9 per liter. But like I said before कि मैंने इस वक्त आपको एक यूनिट दिया हुआ है, मुख्तलिफ यूनिट्स में भी, माइक्रोलीटर्स में भी कुछ लैब्स जो है रिपोर्ट करती है, तो आपको बराबर में रेंज जरूर देखनी है। तो प्लेटलेट 140 टू 400। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सर्टेन नंबर ऑफ काउंट होता है उस ब्लड सैंपल में। मेल्स में 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स होते हैं इन अ माइक्रोलीटर, और फीमेल्स में 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल्स होते हैं। तो थोड़ा सा मेल्स एंड फीमेल्स में काउंट ऑफ सेल्स का फर्क आता है। ऑब्वियसली बॉडी हैबिटस में फर्क है, जिस तरह काम करते हैं उसमें फर्क है, और बाकी ऑर्गन साइजेस में भी एक दो इस तरह से फर्क आता है। सो इसलिए रेड ब्लड सेल्स में भी फर्क आता है। ठीक है, सो 4.7 to 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर मेल्स में, एंड 4.2 to
5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर फीमेल्स में, ये वैल्यू याद रखिए। अब नीचे मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें देखिए हम ये पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं जब हम स्टार्ट कर रहे थे प्रेजेंटेशन। इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज, तो आरबीसी काउंट, एक तो डिक्रीज सबको याद है, मेरे ख्याल से डिक्रीज कोई नहीं भूलता। डिक्रीज अनीमिया में होगा, ब्लड लॉस हो गया, या कोई क्रोनिक इलनेस चल रही है, किडनी डिजीज चल रहा है, बड़ी बीमारी कोई चल रही है, टीबी है किसी को बहुत लंबे अरसे से, या न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है कोई, तो जाहिर है उसमें आरबीसी, अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो जाहिर है आरबीसी भी कम होगा, आरबीसी काउंट कम होगा तो हेमाटोक्रिट भी कम होगा, तो ये सारे सेल लाइंस कम होंगे। लेकिन बढ़ना किन चीजों, किन सूरतों में होता है, वो अमूमन लोग भूल जाते हैं और उन्हें याद नहीं रहता, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद आपको याद रहेगा। कैसे? वो ऐसे कि हर वो सिचुएशन याद कीजिए जिसमें हमारी बॉडी को आरबीसी काउंट बढ़ाने की जरूरत होती है, या बॉडी फंक्शन करने लगती है आरबीसी काउंट बढ़ाने के लिए। फॉर इंस्टेंस कोई स्मोकर है, तो स्मोकर में लंग्स हमें पता है डैमेज होते हैं, लंग्स डैमेज होते हैं यानी कि हमारे बॉडी के एक एक टिश्यू को ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही होती है। तो फिर ये होता है कि बोन मैरो जल्दी जल्दी काम करना शुरू करती है, वो कहती है नहीं मुझे ऑक्सीजन पहुंचानी है, टांगों में ऑक्सीजन पहुंचानी है, हाथों में ऑक्सीजन मैंने गट में पहुंचानी है क्योंकि उसने डाइजेस्ट करना है अपना खाना, मैंने ब्रेन में पहुंचानी है, तो आरबीसी काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अमूमन स्मोकर्स का कभी आप सीबीसी चेक करें तो हेमोग्लोबिन भी बड़ा होता है, आरबीसी भी बड़ा होता है, वो इस वजह से बड़ा होता है। अच्छा, अब स्मोकर्स के साथ हम हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले लोगों को मिलाएंगे, तो जैसे जैसे कोई हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, फॉर इंस्टेंस कोई पहाड़ी इलाके में रहता है, पहाड़ों पे रहता है, पठान हो गए जैसे जो पेशावर वगैरह से आते हैं, आप उनका सीबीसी निकाल के देखिए, उनका एचबी बहुत अच्छा होता है, 16 होगा एचबी, आरबीसी काउंट बहुत हाई होगा, 6.1 तो कट ऑफ है, बाज़ औक़ात 6.5 तक जा रहा होगा, 6.7 तक जा रहा होगा, ठीक है। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है, वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वहां पे हवा का दबाव कम होता है, और इसीलिए हमारी बोन मैरो, उनकी बोन मैरो जल्दी जल्दी काम कर रही होती है कि वो आरबीसी काउंट बढ़ाए, ठीक है। सो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट हो गया। दूसरा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट जो है वो है ट्यूमर्स। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो आरबीसी रिलीजिंग फैक्टर्स या आरबीसी प्रोड्यूसिंग फैक्टर्स बनाने लग जाते हैं, और उससे भी आरबीसी काउंट बढ़ सकता है, राइट। जैसे कुछ ट्यूमर्स किडनी के होते हैं जो कि बहुत जल्दी जल्दी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज कर रहे होते हैं। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आरबीसीज जल्दी बनाना शुरू करता है। अच्छा, सिमिलरली लंग डिजीजेस, अब इस फॉर्मूले को आप लंग डिजीजेस पे भी लगाएं जो हमने हाई एल्टीट्यूड और स्मोकर्स वाला किया था, लंग डिजीजेस में भी फिर वो कंडीशन जो मैंने पहले आपको बताई थी कि उसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, विच इज अ काइंड ऑफ डिजीज ऑफ ब्लड। बोन मैरो का डिजीज होता है जिसमें बोन मैरो खुद ही से ऑटोमेटिकली आरबीसी ज्यादा बना रही होती है, जो कि आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कोई किसी भी चीज की ज्यादती अच्छी नहीं होती, एक हद तक बॉडी टॉलरेट करती है, अगर उस हद को क्रॉस करेगी तो ब्लड वेसल्स क्लॉग होने लग जाएंगी आरबीसी से, और जो है स्ट्रोक होने का खदशा होता है, या आप इस्कीमिया होने का, जैसे आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों की लिम्स जो है वो बिल्कुल साइनोज हो जाती हैं, ब्लू हो जाती हैं, और काम नहीं करती हैं, फंक्शन नहीं करती हैं, इस्कीमिया हो जाता है लिम्ब का, तो वो सारे खतरे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आरबीसी काउंट को बढ़ा सकती हैं। फिर स्टेरॉइड्स, कुछ लोग किसी बीमारी की वजह से स्टेरॉइड्स पे होते हैं, कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह की वजह से स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, तो उसमें भी आरबीसी काउंट ज्यादा आने लग जाता है। सो अब आई होप कि आपको जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, आगे भी ऑलमोस्ट यही रिपीटिशन है, दैट यू विल रिमेंबर these points, और जब आप सीबीसी देखेंगे तो आप इन चीजों पे नजर रखेंगे। अच्छा, ओके, सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, क्योंकि हमने आज बहुत कुछ पढ़ना है, तो हम इसको ऐसी पेस पे पढ़ते हैं कि हमें याद रह जाए और हम कवर कर लें अपने टाइम में। अच्छा, तो अब हम आ गए हेमाटोक्रिट के ऊपर। अब हेमाटोक्रिट किसी ने बोला था कि इसमें बढ़ सकता है, डेंगू में, बिल्कुल सही बोला था कि डेंगू में बढ़ सकता है। हेमाटोक्रिट और भी बहुत सारी चीजों में बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। अब थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि सबके डिक्रीज होने के रीजंस ऑलमोस्ट सेम है और सबके इंक्रीज होने के रीजंस ऑलमोस्ट सेम है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो हेमाटोक्रिट एनीमिया में कम हो जाएगा।
मेल्स में 40 to 50% हेमाटोक्रिट नॉर्मल है, फीमेल्स में 37 to 47% हेमाटोक्रिट नॉर्मल है। और हेमाटोक्रिट का क्या मतलब था कि कितना उस ब्लड सैंपल में एक आरबीसी की कॉन्सेंट्रेशन या कितना आरबीसी का अमाउंट आ रहा है ब्लड सैंपल में जो आपने दिया है। तो एनीमिया में जाहिर है कम हो जाएगा, ब्लड लॉस है तो जाहिर है आरबीसीज भी ज्यादा होते हैं, जब ब्लड लॉस होता है उसमें कम हो जाएगा। अच्छा, बास केसेस में कहते हैं अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाए तो आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, क्योंकि जाहिर है वो सैंपल जब आप निकालेंगे तो वो इतना क्राउडेड होगा आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, कि आरबीसी इतने दिखेंगे नहीं, जब वो दिखेंगे नहीं तो हेमाटोक्रिट कम कैलकुलेट होगा। अच्छा, इंक्रीज की कैटेगरी में आ जाइए, वही सारी कॉजेज स्मोकर्स में, हाई एल्टीट्यूड पे रहने वालों में, लंग डिजीजेस वालों में। अच्छा, स्लीप एपनिया क्या होता है, ये मैंने एक अलग बात लिखी है, और स्लीप एपनिया आरबीसी काउंट को भी इफेक्ट करता है। स्लीप एपनिया पहले तो मुझे कोई बताए अगर किसी को आता है, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। स्लीप एपनिया क्या होता है, किसी को मालूम? नहीं नौरीन, इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ स्लीप, मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा, नाजिया ने लिखा है कि डिहाइड्रेशन मिस्ड, यस नाजिया, वी हैव मिस्ड डिहाइड्रेशन, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यस बुशरा, यू आर राइट, पॉज ऑफ पॉज आ जाता है ब्रीदिंग में। तो कैसे पता चलता है कि पॉज आता है? सो बेसिकली जो बहुत ओबीज होते हैं उनमें रात को सोते सोते सांस बंद होता है कुछ टाइम के लिए, और फिर वो स्नोर करने लग जाते हैं, और फिर एकदम से उनकी आंख खुलती है, फिर वो सांस लेना शुरू करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को इस तरह सोते हुए देखा होगा, इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की मिकदार डिफरेंट टिश्यूज में, ब्रेन में स्पेशली, कम हो जाती है रात के टाइम। उन केसेस में भी हेमाटोक्रिट बढ़ना शुरू हो जाता है या आरबीसी काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उन केसेस में भी क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी को जल्दी जल्दी पहुंचाना होता है हर टिश्यू में, तो हेमाटोक्रिट बढ़ा के बॉडी पहुंचाना शुरू करती है। अच्छा, अब कैपिलरी लीक सिंड्रोम हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, डेंगी। सो डेंगी या डेंगी जैसी और वायरल इलनेसेस जो इस तरह से प्लाज्मा कम करती हैं, वो भी अपेयर ऐसा होगा जब हम टेस्ट कराएंगे कि हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है। सो ये वाली बात। अच्छा, डिहाइड्रेशन पहले मिस हुआ है इसमें। डिहाइड्रेशन भी वही बात है, जाहिर है या कैपिलरी लीक के सूरत में सीरम निकल जाए ब्लड सैंपल में से, या पानी नहीं पी रहे, डिहाइड्रेटेड है, डायरिया की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसमें भी सीरम कम हो जाएगा ब्लड सैंपल में। तो जब सीरम कम हो जाता है ब्लड सैंपल में, तो जाहिर है आरबीसी काउंट भी बढ़ावा मिलेगा आपको, और हेमाटोक्रिट भी बढ़ावा मिलेगा। सो ये चीजें आ गई। एंड सिमिलरली स्टेरॉइड्स आ गया इसके अंदर। अच्छा, एरिथ्रोसाइटोसिस क्या होता है? एरिथ्रोसाइटोसिस इज जस्ट लाइक पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस सब में आपको आरबीसी काउंट भी बढ़ावा मिल रहा है और आपको हेमाटोक्रिट भी बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा, यस, बिल्कुल, लाउड स्नोरिंग, हार्ट ट्रबल एंड इंक्रीज। अच्छा, अब कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस में बेसिकली क्या होता है? कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस जो हैं, ये बचपन से, अगर आपने देखा हो पीड्स वार्ड में अगर किसी ने काम किया हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं, और फिर ऑब्वियसली कुछ उनमें से सर्वाइव करते हैं और बड़े होते हैं, एडल्ट्स बनते हैं। हार्ट भी एक मशीन है, लंग्स के साथ मिलकर जो ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद देती है, जो ब्लड सप्लाई करने में, लंग्स से ब्लड लेती है, टिश्यूज में लेके जाती है, टिश्यूज से ब्लड लेती है, लंग्स में लेके जाती है। ये सारा गेम ही ऑक्सीजन कलेक्ट करने का है, ठीक है। अगर हार्ट भी सही फंक्शन नहीं करेगा तो लंग्स भी चाहे जितना अच्छा फंक्शन करें, वो ऑक्सीजन लेके इधर से उधर नहीं जा सकेंगे, ठीक है। सो अगर किसी का हार्ट वीक है किसी भी वजह से, या हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनका भी आप नोट करेंगे कि बोन मैरो ने बहुत सारे आरबीसीज बनाए हुए होंगे, आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा होगा, हेमाटोक्रिट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये सिचुएशंस आप अपने जहन में रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम हेमोग्लोबिन पे आ गए हैं। मेल्स में 13 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर इज नॉर्मल, फीमेल्स में 11.5 to 16.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर इज अ नॉर्मल रेंज। तो जाहिर है अब जो हमने पहली चीजें पढ़ी हैं, अगर वो चीजें यहाँ पे भी आ रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, तो ऑलमोस्ट वही फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी कि उन एलिमेंट से बढ़ जाएगा और इन एलिमेंट से घट जाएगा हेमोग्लोबिन। सो पहले हम डिक्रीज के ऊपर आते हैं। सो डिक्रीज वही है, एनीमिया हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या फिर बोन मैरो सप्रेशन हो गई, जिसको हमने पहले डिस्कस किया था कि बाज़-औक़ात आम लफ्जों में कहते हैं बोन मैरो बैठ गया है या बोन मैरो बैठ गई है, ठीक है, सप्रेस हो जाते हैं, सेल नहीं बना रहा होता।
फिर किडनी फेलियर या कोई और ऐसा डिजीज, जैसे बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग किसी को टीबी चल रही है, हेमोग्लोबिन उसमें भी कम हो जाता है, न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड है उसमें भी कम हो जाता है, या लिवर डिजीज है तो लिवर डिजीज में भी कम हो जाता है हेमोग्लोबिन। सो ये वो चीजें हैं जो अभी तक रिपीटेशन चल रही है चीजों की। व्हाट इज हीमोग्लोबिनोपैथीज? अच्छा, हीमोग्लोबिनोपैथी होता है ब्लड सेल का या हेमोग्लोबिन का जेनेटिक लेवल पे मसला। और वो जेनेटिक लेवल पे क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, थैलेसीमिया हर कोई जानता है, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, सिकल सेल डिजीज होती है, हर कोई जानता है। तो वो जेनेटिक लेवल पे जो मसले मसाइल होते हैं, जाहिर है वो उसमें फिर हेमोग्लोबिन बनेगा नहीं बॉडी में, आरबीसी जो है बहुत खराब बन रहे होंगे। तो ये चीजें आपको अपने जहन में रखनी है। अब देखिए इंक्रीज की तरफ वही सेम फाइंडिंग्स हैं, वही पॉलीसाइथीमिया, स्मोकर्स, हाई एल्टीट्यूड, लंग प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, किडनी ट्यूमर की मैंने बात की है यहाँ पे, ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि बाज़ औक़ात वो एक सब्सटेंस रिलीज करती है जब कोई मलिग्नेंट ट्यूमर होता है किडनी का, या भले बिनाइन ट्यूमर भी हो, उसको एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो बहुत ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देती है, बहुत ज्यादा आरबीसी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, किडनी क्यों इस तरह से करती है, किडनी का ट्यूमर क्यों इस तरह से करता है? हमारी बॉडी इंटरकनेक्टेड है, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को सिग्नल देता है, दूसरा तीसरे को सिग्नल देता है, क्योंकि पूरी बॉडी को एज ए यूनिट फंक्शन करना होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझिए कि ब्रेन जो है वो हार्ट को सिग्नल देता है, हार्ट लंग को देता है, लंग जो है वो आगे सिग्नल देता है। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे होते हैं जो सिग्नल दे रहे होते हैं एक दूसरे को। यस, बिल्कुल सही, राबिया इज राइट, विल्म्स ट्यूमर कहते हैं, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आगे हम आ रहे हैं ऑन एमसीवी। अब एमसीवी आप सबको पता होगा, ठीक है, और ये सारी कॉजेज मुझे यकीन है कि आप लोगों को मालूम होगा। नॉर्मल एमसीवी 77 टू 95 है, 77 से कम का मतलब है लो एमसीवी, और 95 से ज्यादा का मतलब है हाई एमसीवी। हाई एमसीवी यानी कि सेल का बड़ा साइज हो गया है नॉर्मल से, वो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, B12, फोलेट डेफिशिएंसी, या कोई अल्कोहल पीता है, बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, थायराइड का मसला है, हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? जिसमें रेड ब्लड सेल्स ब्रेक करते हैं, इतनी पतली उनकी स्किन होती है, या इतनी पतली उनकी मेम्ब्रेन होती है कि वो फटते रहते हैं, जब भी वो निकलते हैं ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, वो फटते रहते हैं, फटते रहते हैं, फटते रहते हैं, क्योंकि जाहिर प्रेशर से ब्लड जाता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो असल में प्रेशर होता है, अच्छा खासा प्रेशर होता है। तो आरबीसीज अगर नॉर्मल होंगे तो ही सस्टेन करेंगे उस प्रेशर को, नॉर्मल नहीं होंगे वो सस्टेन नहीं करेंगे, वो फटना शुरू हो जाएंगे। और जब वो फटना शुरू होते हैं तो वो जब दोबारा से बनते हैं तो एक अजीब सी बड़ी सी शक्ल के बनना शुरू हो जाते हैं, उसमें हम कहते हैं कि भाई एमसीवी बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम स्प्लेनेक्टमी में देखें कि स्प्लीन, अब स्प्लीन का बेसिक क्या काम होता है? जो खराब शक्ल के आरबीसीज वेयर एंड टेयर से गुजर चुके होते हैं, 120 डेज में ऑलमोस्ट हमारे आरबीसीज जो हैं वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर खराब किस्म के जो आरबीसीज अपनी आखिरी उम्र में आ रहे होते हैं, वो काम सही नहीं करेंगे। एफिशिएंसी आप हमारी बॉडी की ये देखें कि स्प्लीन उनको किल ऑफ कर देती है, खत्म कर देती है, कि नहीं भाई आपकी जरूरत नहीं है, ताकि नए सेल्स आए, ताकि हमारी बॉडी एफिशिएंटली काम करे। तो अगर किसी की स्प्लीन किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से निकाल दी गई है, या ट्रॉमा की वजह से, या ट्यूमर की वजह से, या कोई और बीमारी हो गई थी जिसमें तिल्ली, जैसे कहते हैं तिल्ली बढ़ गई थी, बहुत बड़ी हो गई थी स्प्लीन, स्प्लेनोमेगाली हो गई थी, अगर निकाल दी गई है तो फिर आपको बहुत अजीब अजीब बड़े बड़े साइज के आरबीसी सीबीसी रिपोर्ट में मिल सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई ऐसा मसला हुआ है जिसमें बोन मैरो को जल्दी जल्दी आरबीसीज प्रोड्यूस करने, उसमें भी आपको बड़े बड़े साइज के बड़े बड़े एमसीवी के सेल्स जो हैं वो सीबीसी में मिलेंगे। अच्छा, अब एमडीएस एक बीमारी है विच इज आल्सो अ डिजीज ऑफ बोन मैरो, जो कि अमूमन ओल्डर एज में होती है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम इसको कहते हैं, जिसमें अजीब अजीब बड़े बड़े शक्ल के आरबीसीज बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो आज हमने B12 फोलेट के अलावा और बहुत सारी कॉजेज रिवाइज कर ली जो कि एमसीवी बढ़ने की तरफ निशानदेही करती हैं। अब डिक्रीज की तरफ देखिए, आयरन डेफिशिएंसी सबको पता है, थैलेसीमिया सबको पता है कि उसमें एमसीवी कम होता है, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारी कॉजेज हैं, किसी को लेड पॉइजनिंग हो गई है, उसमें भी एमसीवी कम हो जाएगा। किसी को सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये एक किस्म की खून की बीमारी है, उसमें भी एमसीवी कम हो जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ रहे हैं हम।
अच्छा, अब किसी ने लिखा है कि स्पेन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, सुलेमान ने लिखा है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, आगे इसको चलाते हैं। ऑलराइट, अब एमसीएच एमसीएचसी 27 to 35 पिकोग्राम्स, 31 to 37%, ये एक सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है और या फिर कितनी अमाउंट है वो बताता है। अब जाहिर है वही सारी कॉजेज में इन पे इफेक्ट आएगा, मगर उसके अलावा कुछ और कॉजेज भी हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। अच्छा, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस मैं पीछे करती हूँ, यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, इधर भी आएगा, उसमें भी एमसीवी का साइज बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े बड़े साइज के गोल गोल सेल बन रहे होते हैं। आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है थोड़ा सा बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव आप समझें जैसे कि हमारी चश्मे की, कुछ चश्मों की लेंसेज होती हैं कि वो इधर से थोड़ी सी दबी होती है और इधर से बीच में से थोड़ी सी दबी हुई होती हैं, लेकिन स्पेरोसाइटोसिस में बिल्कुल गोल बलून की तरह हो जाती हैं सेल्स, तो जाहिर है एमसीवी बढ़ा हुआ आएगा। अब हम वापस इधर आते हैं। सो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में एमसीएच एमसीएचसी भी बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि सेल का साइज बढ़ा है तो हेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आ जाएगी अंदर, हेमोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा आ जाएगा अंदर। फिर हेमोग्लोबिन सी डिजीज एक होता है विच इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्लड प्रॉब्लम, जिसमें एक डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, हेमोग्लोबिन में वो अजीब शक्ल का एक हेमोग्लोबिन बन रहा होता है, उसमें भी हेमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन या हेमोग्लोबिन अमाउंट बढ़ जाता है। डिक्रीज में माइक्रोसिटिक एनीमिया, यानी कि छोटे साइज का सेल है तो जाहिर है उसके अंदर हेमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम आएगी। अच्छा बुशरा, एमडीएस जो है दैट इज अ माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम इज बेसिकली अ कंडीशन जिसमें कि बोन मैरो बहुत अजीब अजीब किस्म के सेल्स बनाना शुरू कर देती है, और जब आप सीबीसी रिपोर्ट ऐसे पेशेंट की या ब्लड फिल्म ऐसे पेशेंट की चेक करेंगे तो उसमें सेल्स बहुत अजीब अजीब शेप के बड़े बड़े साइज के होंगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट करिए, अब आप सोच रहे हैं कि ये तो बहुत सारी कॉजेज है, मैं इनको याद कैसे करूं और ये तो बहुत टफ हो जाएगा। तो सबके ऑलमोस्ट इंक्रीज होने के सिमिलर कॉजेज हैं और डिक्रीज होने के सिमिलर कॉजेज हैं, बस अब ये अपने जहन में रखिए कि ऑलमोस्ट सेम कॉजेज हैं, और अगर आप एक के भी कॉजेज याद कर लेंगे तो आपको दूसरे के कॉजेज याद हो जाएंगे। ओके, अच्छा जी, तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि उसका मतलब है कि क्या वेरिएशन है साइजेस की आरबीसीज में, ठीक है। 12 to 14% एक्सेप्टेबल है इनका डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ या वेरिएशन। अगर इससे ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ आरबीसी है। कोई मुझे बता सकता है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ आरबीसी हमें किन सिचुएशंस में मिलती है? मैंने प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में बताया था। अच्छा, सो मिक्स पॉपुलेशन ऑफ आरबीसीज, जी किसी का जवाब आया है यहाँ पर। हाँ, लुकीमिया में एज सच नहीं मिल रही होती, बेसिकली ये आपको मिल रही होती है जब किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं, क्योंकि उसके अपने सेल किसी और शक्ल के होते हैं, जो दूसरा जिसका हेल्दी ब्लड किसी ने डोनेट किया और उसको लग गया है तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो वो पॉपुलेशन ऑफ सेल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। या अगर कोई फीफॉलवेट ले रहा है, कोई आयरन सप्लीमेंट ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो जाहिर है कुछ सेल्स किसी और शेप के होंगे, कुछ सेल्स नॉर्मल शेप में आ रहे होंगे, कुछ अभी छोटे होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है वो बढ़ जाती है, तो वो भी इस बात की निशानदेही करती है कि किसी को ट्रांसफ्यूजन हुआ है या विनोफर मिला है, या उसको जो है कोई हेमाटोनिक दिया गया है, सप्लीमेंट दिया गया है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब आखिर में हमने एक सीबीसी पे बात की थी रेटिक काउंट की। रेटिक काउंट हमने क्या डिस्कस किया था स्टार्ट में, या मैंने क्या बताया था कि व्हाट इज रेटिक काउंट, कुछ याद है? अच्छा, यस, यस यू आर राइट साइमा,
यस यू आर राइट सलमा, यस। तो ठीक है, इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ आ रही है। वेरी गुड। सो रेटिक काउंट जो है वो नॉर्मल 0.5 to 2% होता है। एक हमारी बोन मैरो इस हिसाब से बेबी सेल्स बना रही होती है, ये रेटिकुलोसाइट्स बना रही होती है। लेकिन अगर किसी में बहुत ज्यादा है, 2% से ज्यादा, फॉर इंस्टेंस अभी हमने एक पेशेंट का 5% देखा था, ठीक है, और वो इसलिए देखा था क्योंकि उसका ब्लड बाहर जाया हो रहा था, वो किसी और एंटीबॉडी रिलेटेड मैकेनिज्म से सेल्स खत्म हो रहे थे उसकी बॉडी के, तो उसकी बोन मैरो जल्दी जल्दी और सेल्स बना रही थी। तो उससे हमें ये पता चलता है कि भाई बोन मैरो काम कर, ऑटो इम्यून रिलेटेड सेल्स डाई ऑफ करते हैं या फटते हैं या खत्म होते हैं, इसको हेमोलिसिस कहते हैं, ठीक है। सो हेमोलिसिस की वजह से रेटिक काउंट, जाहिर है बोन मैरो बनाना शुरू करती है तो वो ज्यादा काउंट आना शुरू हो जाता है। अगर ब्लड लॉस हो गया है, कोई ट्रॉमा हुआ है, कुछ हुआ है, बहुत ब्लीडिंग हुई है, तो रेटिक काउंट बढ़ावा मिलेगा, फिर आप उसकी सीपीसी कराएंगे। सिमिलरली अगर कोई पहले बेचारा न्यूट्रिशनली डिप्राइव था और अब आपने उसको वाइटामिन देना शुरू किए हैं, आयरन देना शुरू किया है, फोलिक एसिड, B12 देना शुरू किया है, तो उसकी बोन मैरो जो है वो खुशी खुशी जल्दी जल्दी आरबीसी बनाने लगेगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल गई है आरबीसी बनाने के लिए। तो जाहिर है उसमें भी रेटिक काउंट आपको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। सो इन तीनों चीजों में रेटिक काउंट आपको बढ़ावा मिलता है। अगर आप डिक्रीज की तरफ आए, तो जैसे हमने पहले बात की थी बोन मैरो सप्रेशन, तो सेल काउंट सारे ऑलमोस्ट खत्म होने लग जाते हैं अगर किसी का बोन मैरो सप्रेस हो गया। वो किसी भी बीमारी की वजह से, सेप्सिस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, टीबी की वजह से भी हो सकता है। और जैसे कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, न्यूट्रिशनल। सो न्यूट्रिशनल यानी कि विटामिन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से रेटिक काउंट कम आएगा। बोन मैरो को जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रही तो वो क्या बनाएगी, सेल्स आके, ठीक है। तो ये थी बात हमारी रेटिक काउंट की। ये किसी का क्वेश्चन है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अपना क्वेश्चन रिफ्रेज करें ताकि मैं इसका जवाब दे सकूं। ओके, और कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, रेटिकुलोसाइट काउंट फॉल्सली इंक्रीज्ड एनीमिया में नहीं होता, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए कि रेटिकुलोसाइट काउंट ब्लड लॉस है, हेमोलिसिस है, अगर इमीडिएट हुई है, जैसे ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। सो अगर ट्रॉमा हुआ है तो उसमें ब्लड लॉस इमीडिएट है, उसमें अनीमिया नहीं, उसमें उसको आप अनीमिया नहीं बोलेंगे, उसको ब्लड लॉस बोलेंगे। अनीमिया तो आप जब बोलते हैं जब एक क्रोनिक टाइम के लिए किसी का हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, या न्यूट्रिशनली हो रहा है, या किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जाहिर है ब्लड लॉस अगर कहीं होगा तो तब तो बोन मैरो के पास अभी न्यूट्रिशन भी है, सब कुछ है, तो वो रेटिक काउंट जल्दी जल्दी बनाना शुरू करेगी, ठीक है। इसीलिए उस सिचुएशन में रेटिक काउंट बढ़ावा मिलता है। लेकिन एनीमिया है अगर किसी को, यानी कि न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है, तो उसका, तो फिर उसका हेमोग्लोबिन भी कम होगा, फिर उसकी दूसरी चीजें भी कम होगी, फिर उसकी अभी जो हमने पहले सारी चीजें पढ़ी हैं, हेमाटोक्रिट भी कम होगा, और फिर उसका अगर आप आगे चल के देखिए बहुत लंबा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट है तो रेटिक काउंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको इस तरह से समझिए। अच्छा, इजाज का क्वेश्चन है हेमाटोनिक्स क्या होते हैं। हेमाटोनिक्स का मतलब होता है ब्लड बनाने वाले सप्लीमेंट्स। सो आयरन को हेमाटोनिक कहते हैं, आयरन, फोलेट, इन सबको हेमाटोनिक्स कहते हैं, ठीक है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है, अगर बाद में आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, आई विल चेक देम और फिर मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, सॉरी, चलिए इधर। अच्छा, अब हम आ गए हैं डब्ल्यूबीसी के ऊपर। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल हमने क्या पढ़ा था, 4500 to 11,000, लेकिन आपने अपनी लैब के हिसाब से रेंज चेक करना है, ये मैंने आपको माइक्रोलीटर्स में बताया। डब्ल्यूबीसी हम सबको पता है इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है। एलर्जीज में अभी किसी ने बताया था कि इज्नोफिल बढ़ता है, जाहिर है इज्नोफिल बढ़ेगा तो डब्ल्यूबीसी भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बिफोर आई मूव ऑन, एक बात जो कि आपको एज मेडिकल पर्सन
अपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि सिर्फ इन्फेक्शन में WBC नहीं बढ़ता। बहुत दफा एंड एज इन्फेक्शियस डिजीजेस डॉक्टर, एज इन्फेक्शियस डिजीजेस नर्स, आप अगर कहीं जाएं वार्ड राउंड पे घूमें, देखें जरा पेशेंट्स को, तो आपने देखा होगा कि सिर्फ WBC की वजह से पेशेंट को फीवर भी नहीं है, कोई कल्चर में कोई ग्रोथ भी नहीं आ रही है, एंटीबायोटिक शुरू कर दी जाती है। पता चलता है कि ये तो पेशेंट जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट था, उसका तो रिएक्शनरी स्ट्रेस की वजह से WBC काउंट बढ़ गया था, या कोई हार्ट अटैक का पेशेंट था, उसको तो रिएक्शनरी स्ट्रेस की वजह से WBC काउंट बढ़ गया था, उनको एंटीबायोटिक चल रही होती है। ठीक है, तो अभी ये डिस्कशन का मकसद ये भी है एक, कि आप आगे चल के इंशाल्लाह जब आप अपनी फील्ड में ग्रो करेंगे तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करें कि WBC का मतलब ये नहीं कि आप एंटीबायोटिक देना शुरू कर दो मरीज को, या अब आप जो है इन्फेक्शन ही सस्पेक्ट करो, और बाकी चीजों को, हिस्ट्री को मरीज की, आपने एग्जामिनेशन पे क्या देखा मरीज को, वो चीजें भी आपको अपने जहन में लानी होती हैं। तो आप यहाँ देखिए इन्फेक्शन की वजह से डेफिनेटली WBC बढ़ रहा है, लेकिन और भी बीमारियां हैं। यहाँ नीचे देखिए एक्सरसाइज अगर कोई करके आया है उसका भी, अगर आप फॉरेन से WBC चेक करें या CBC निकालें तो उसका भी WBC बहुत बढ़ावा मिल सकता है आपको, 12,000 मिल सकता है, 15,000 मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं उसे एंटीबायोटिक की जरूरत है। स्ट्रेस में है, कोई एग्जाम्स चल रहे हैं किसी के, काउंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि WBC तो पुलिस मैन है ना हमारी बॉडी का, वो हमें सेव करने की कोशिश कर रहा होता है, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि कहीं ये स्ट्रेस में क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मसला चल रहा है कोई, तो वो उस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को प्ले करता हुआ अपना काउंट बढ़ा देता है। ठीक है, अब नीचे देखिए MI लिखा हुआ है, MI यानी कि हार्ट अटैक, बर्न्स, ट्रॉमा, इन सब चीजों में WBC बढ़ जाता है। अस्थमा के मरीजों में WBC बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इजनोफिल्स बढ़ रहे होते हैं, इजनोफिल्स बढ़ेंगे तो WBC बढ़ावा दिखेगा। ठीक है, एलर्जीज उसमें भी, एंड ल्यूकीमिया इज अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर जिसमें वैसे ही बोन मैरो